नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लाइव में बहुत-बहुत स्वागत। और कोरोना की दूसरी वेव से पूरा भारत बुरी तरह से फिलहाल जूझ रहा है। खैर, शायद पिक पर हम चल रहे हैं और केसों में थोड़ी सी कमी भी दर्ज हो रही है, लेकिन जब पिक होता है तब ऐसा होता है कि कभी ज्यादा वेव ऊपर चली जाती है, कभी स्पाइक जो है नीचे आता है। और जब ये लगातार नीचे आना शुरू होगा तब हम कह सकते हैं कि कोरोना की पिक से हम नीचे आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी वेव से तो फिलहाल हम बुरी तरह प्रभावित है ही, और ऐसे में तीसरी वेव की आशंका भी सरकार के एक्सपर्ट ने जता दी है। ऐसे में आखिरकार कोरोना की तीसरी वेव से कैसे बचा जाए, क्या तैयारियां करनी होगी सरकार को, उस पर आज बात होने वाली है। और हमें क्या सीख लेनी होगी दूसरी वेव से, उस पर भी आज बात होने वाली है। और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विहंग मजूमदार हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। जी सर, कोरोना की दूसरी वेव से ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, और ऐसे में तीसरी वेव जो है बात ही कुछ डरावने वाली लग रही है। क्या कहेंगे तीसरी वेव के बारे में, कितनी संभावना है थर्ड वेव भारत में आने की? हम वेव के बारे में बात करें तो दो तरह से वेव हम देख सकते हैं। एक वेव होती है कि एरिया वाइज जो स्प्रेड होता है कि नॉर्थ से वेस्ट में आया, वेस्ट से साउथ में गया, साउथ से अभी ईस्ट में, तो वो एक वेव होता है जो डिजीज स्प्रेड होती है। दूसरा जो वेव की आप बात कर रहे हैं कि जो केसेस बढ़ते होते कम होते हैं, तो ये वेव क्या होता है? वेव ये होता है कि जहाँ पे वायरस को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग मिल सके जहां वो उनको संक्रमित कर सके। जी। वो ऐसे दो दो संजोगों में होता है कि जैसे कि फर्स्ट वेव में था कि किसी को कुछ अनुभव था ही नहीं, न वैक्सीन थी, न किसी को बीमारी हो चुकी थी, तो सभी ससेप्टेबल थे। बहुत सारे लोग पहले वेव में बीमार हुए, फिर हुआ कि हमें वैक्सीनेशन शुरू किया, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि या तो जिनको कोविड हो चुका है या उनने वैक्सीन ले चुके हैं। तो अभी उसमें सेकंड वेव क्यों पॉसिबल हुई? वो दो कारण से पॉसिबल हुई कि जब फर्स्ट वेव खत्म हुआ या कम हुआ जब बीमारी, तो हमने माना कि अभी ये कोविड चला गया है, अभी वापस वो नहीं आएगा, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं आएगा। तो हम रिलैक्स हो गए, हमारी एक्टिविटी नॉर्मल चालू हो गई, ज्यादा लोग मिलने लगे, और साथ ही में वायरस ने अपना स्वरूप बदल दिया। अब जब वायरस ने अपना स्वरूप बदला तो हमारी बॉडी की सिस्टम उसको पहचान नहीं पाई कि वो तो वही कोविड था जो लास्ट ईयर आया था, ये कोई अलग चीज लग रही है, तो बॉडी फिर से वो ससेप्टेबल हो गई। तो वेरिएस वेव आने का मेन कारण ये होता है, या तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या तो हम उसको ज्यादा स्कोप देते हैं इन्फेक्ट करने का, और लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना स्वरूप बदल देता है। तो अगर वो स्वरूप बदल देता है तो बॉडी उसको पूरी तरह से रेजिस्ट नहीं कर पाती है, वो फिर से हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को छेद के हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकता है, इसलिए वो सेकंड वेव आती है ना। ये दोनों चीजें ध्यान रखते हुए ये एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं कि अगर फिर से वायरस ने अपना स्वरूप बदला अगले 2-3 महीनों में, तो ये गुंजाइश रहती है कि शायद फिर से केस बढ़ सकते हैं, बिकॉज वो जो वायरस ने अपना स्वरूप बदल दिया है, इसलिए काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जिन्होंने वैक्सीन भी ले चुके, बीमार भी हो चुके, या दोनों में से कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक बच गए थे दोनों वेव में, ऐसे लोग को फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, जब केसेस बढ़ सकते हैं, ऐसी एक आशंका रहती है। तो इस वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि शायद थर्ड वेव आ सकता है। थर्ड वेव की आशंका तो जता दी गई है, और फर्स्ट वेव में भी, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था, लोग घरों में थे, कोरोना हमारे लिए काफी नई बीमारी थी, नया वायरस था। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप ये मानते हैं कि सरकार चूक गई एक रिसर्च करने में कि आखिरकार अगर सेकेंड वेव आता है तो हमें कैसी तैयारियां करनी होगी? क्या सरकार ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई यहाँ पर, और लोगों ने भी उनका साथ दिया कि जिस तरह का गैदरिंग हमने शुरू कर दिया, और उसी वजह से आज सेकेंड वेव का खामियाजा हम भुगत रहे हैं? इसको ये कहना पूरी तरह से सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीमारी पूरी नहीं है। ऐसा नहीं था कि हमें बीमारी के बारे में सब कुछ मालूम है, मालूम होते हुए उसको नजरअंदाज कर दिया। ये लेकिन ये मानना था कि और जैसे वायरल निमोनिया की पहले वायरल इन्फ्लुएंजा के जैसे एपिडेमिक हो चुके हैं उसमें, लेकिन हमारे जो बिहेवियर था, हम ये मान रहे थे कि ये जरूर हुआ कि हम जैसे एज एन इंडियन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, हमारी बेसिक इम्यूनिटी ज्यादा है, हमने ज्यादा बीमारियां देखी हैं, झेली हैं, हवा प्रदूषण जो भी कारण हो हमने ज्यादा झेली है, देयरफॉर
हमारी इम्यूनिटी वेस्टर्न पॉपुलेशन से ज्यादा अच्छी है, तो शायद ये हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन पर पहली वेव में जिसको जितनी बीमारी होनी थी हो गई, लेकिन सेकंड में अगर आएगा तो भी, लेकिन उसका स्वरूप इतना विकराल होगा ये एंटीसिपेट नहीं किया था हमने। वो वेरिएशन नहीं, जैसे यूके वेरिएशन आया, डबल म्यूटेशन हुआ, वो सब की क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो इमेजिनेशन नहीं कर पाए थे। वो हम कहेंगे वो तो तब तक ठीक रहेगा। और लेकिन उसमें दूसरा ये इशू होता है कि ये नया पूरा जो एक्सपीरियंस है, और कहीं हमारे लोगों ने जो ज्यादा मिलना जुलना हो गया, इलेक्शन हो गए, कुंभ मेला हो गया, हमने शादियां हुई, फेस्टिवल हुए, होली आई, सब जी, फेस्टिवल में लोगों ने हम मिले। तो वो जहाँ पे जो और दूसरा क्या हुआ कि ये जो म्यूटेंट आया, तो म्यूटेंट में ये हुआ कि उसकी आक्रामकता ज्यादा है। वो पहले जो जी, ओरिजिनल वायरस थी, तो जो सेकंड वेव आया है, जो जिसमें जो म्यूटेंट आया है, वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा चेपी है। इसलिए हम इस बार देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। अगर एक बंदा होता है फैमिली में पॉजिटिव, तो पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है, तो जी। इन्फेक्शियस ज्यादा है। शायद मोर्टेलिटी थोड़ी कम है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन केसेस इतने ज्यादा है, तो फिर ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो परसेंटेज बहुत, अगर कम होता है तो भी, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए जी, जी। एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ जाता है, लेकिन परसेंटेज में ज्यादा नहीं बढ़ा है। हुँ। तो ये सेकंड वेव की बात हो रही है और चलिए सेकंड वेव तो आ गया और अब हम जूझ भी रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव से अगर बचना है तो क्योंकि आप एक्सपर्ट रह चुके हैं, आप हमेशा गवर्नमेंट को गाइड भी करते रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए कि आखिरकार कोरोना की तीसरी वेव की हम तैयारी कर सकें। ये जो कोरोना काल से हम गुज़र रहे हैं, उससे थोड़ा-सा सबक लेकर, क्या कहेंगे सर? क्या तैयारियाँ और क्या रिसर्च, क्या प्लानिंग करनी होगी? मेरे बहुत ये अच्छा सवाल है। उसमें दो तरह की तैयारियां होती, ज्यादातर तीन तरह की मैं बोलूंगा। एक होगी हमारे पॉपुलेशन की, कि जी। हमको ये अनुभव मिला है कि हमने जो सीख लिया है कि हमें माइक यूज करना है, मास्क यूज करना है, या हमें सैनिटाइजर यूज करना है, या हमें प्रिकॉशन जो डिस्टेंस रखना है, वो हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। वो प्रैक्टिस जी। भूलनी नहीं है। जब भी हुँ। डिजीज बीमारी कम हो तो अभी भी वो प्रैक्टिस चालू रखनी है। जी। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि जब अगर केस कम होते हैं सेकेंड वेव के, हुँ। ऑलमोस्ट जैसे हम गए लास्ट अगस्त या जुलाई में, जब सब केस थे, 1000 के आजू बाजू केस थे या 1500 के आजू बाजू केस थे, उस टाइम पे जी। हमें बहुत ज्यादा लग रहे थे, 3000 हमें पीक लग रहा था। लेकिन आज के 10-11 हजार के सामने वो तो कुछ भी नहीं लग रहा है, कि वो 2-3 हजार बिल्कुल। ही थे ऐसा लग रहा है। तो हुँ। हमारी पूरी रिलेटिव वो एक्सपेक्टेशन ही अलग हो गए। तो मान जी। लीजिए कि अगर वो केस 1000 to 1500 के अराउंड आते हैं, तो मेरे हुँ। लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर थर्ड वेव की हमें तैयारी करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वापस हमारे अस्पतालों और हमारे हेल्थ केयर वर्कर को सर्विस करना है। वो सर्विस राइट। कैसे होगा? जैसे हमारी दवाई की स्टॉक हम सब इकट्ठा करेंगे, ऑक्सीजन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसकी तैयारी करेंगे। हुँ। इंजेक्शन दवाइयाँ कहाँ से आएगी, कहाँ पे स्टॉक करनी है, प्रोडक्शन चालू रखना है। अभी रिक्वायरमेंट कम है, तो अब पैसे अफरा तफरी हो ऐसा माहौल फिर से नहीं होने देना है, तो उसकी तैयारी हो सकती है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ वर्कर को या डॉक्टर्स को छुट्टी देना, क्योंकि जब केस अभी 10,000 पे एक भी डॉक्टर को एक भी दिन की 1 घंटे की भी छुट्टी की मोहलत नहीं है। तो ये टाइम है कि उनको रेस्ट देना है। जब केस कम होंगे तो सभी हेल्थ वर्कर को बारी बारी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने की छुट्टी देनी है, कि वो रेस्ट कर सके, मेंटली रेस्ट कर सके, फिजिकली रेस्ट कर सके। दे कैन स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज एंड रिकवर साइकोलॉजिकली। जो जी। हमने इतने दिन उन्होंने डेथ और डिजीज के बीता है, तो दे शुड रेस्ट। जब केसेस नहीं है तब आर्मी की थियरी है कि जब लड़ाई नहीं होती है तब सोल्जर्स को आराम करो। दूसरा ये होगा कि जी। आपको रिक्रूटमेंट करना है और स्टाफ हुँ। को कलेक्ट लेना है। जैसे अभी तुम्हारे पास क्लास 4 की शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, समरस है, या ये स्वामीनारायण जहाँ पे जो हमने सैटेलाइट सेंटर खोले, तो वहां के जी। लिए हम स्टाफ ढूंढे, उनको ट्रेन हुँ। करें। तो ये उसमें पैसा भी लेगा, बिकॉज यू हैव टू पे सैलरी। पेशेंट नहीं होंगे तो भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन वो जी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। उनको ट्रेनिंग हुँ। देनी पड़ेगी कि हम पीस टाइम में ट्रेनिंग देंगे, सो दैट कि कल उठ के अगर केस बढ़ते तो लोग मैनेज कर पाए। तो वो एक जी। फैक्टर होगा। सो ऑल दी हुँ। ये जो ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि जब केसेस कम हो तो वेंटिलेटर को सर्विस करो। अभी जैसे तुम्हारे जी। 100% वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं, तब ऐसी हुँ। नौबत आएगी शायद आपके 10% ही वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं। तो बाकी के जी। 90% वेंटिलेटर को सर्विस करो, उनको डिसइंफेक्ट करो, स्टेरिलाइज करो, जो कि
ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी फैली है वो इसीलिए फैलती है क्योंकि यू हार्डली हैव टाइम टू स्टेरिलाइज द इक्विपमेंट बिटवीन पेशेंट्स। वो जी। उनका जैसे वो जो ऑक्सीजन की बॉटल है वो उसको स्टेरिलाइज करे, हमारे एसी है वो सर्विस ना करे, जैसे आग के फिर से बने वो पहले फिर से आग ना लगे कहीं पे। तो जहां पे जैसे आईसीयू में पेशेंट कम है तो बारी बारी एसी को बंद करो, चेकअप करो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेक करो, ऑक्सीजन सप्लाई पाइप में लीकेज के लिए चेक करो सो दैट ऑक्सीजन वेस्टेज ना हो। तो ये सब तैयारियां हमें करनी है। अगर सेकंड वेव नहीं आती है, थर्ड वेव, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जी। अगर आ जाती है तो हम ये सेकंड वेव से ज्यादा अच्छी तरह से हम उसको फेस कर सके, वो हम ये जो 2-3 महीने हमें मिलते हैं या जो भी समय मिलता है उसमें हम ये सब हमें करना है सो दैट हम और ज्यादा अच्छी तरह से हम प्रिपेयर्ड हो फॉर दी थर्ड वेव, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एंड मेडिसिन, तीनों चीज अच्छी तरह से हम तैयार हो उसके लिए। जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि आपको एक तो हेल्थ कर्मचारी सवा साल से लगातार दिन-रात काम कर रहे हैं और कम स्वास्थ्य कर्मचारी है, उसके बाद भी हेल्थ फ़र्टर्निटी को जो बोझ पड़ रहा है, जो उनके ऊपर लगातार काम का प्रेशर पड़ रहा है, वो उन्हें कहीं न कहीं तोड़ता जा रहा है। ऐसे में जैसे ही थोड़ा-सा टाइम मिले सर, ये बहुत बढ़िया सुझाव मुझे लगता है गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं कि उनको तो आराम देना ही होगा ताकि अगर तीसरी वेव में हम जाते हैं, तो हम उनका और मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। साथ ही आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी बताई कि मशीनों को आपको उनको भी मेंटेन करना ही होगा क्योंकि वो भी लगातार काम करते ही जा रहे हैं। बहुत अच्छे ये सजेशंस हैं। थर्ड वेव बात की जा रही है, कब तक आने की संभावना है सर? ये सेकंड वेव के पिक से हम करीब-करीब गुज़र रहे हैं, ऐसे में ये डाउन कब होगा और थर्ड वेव आने की पॉसिबिलिटीज़ कब है? देखिए, अगर मान लीजिए कि अभी हम पीक पे हैं, 2-3 दिन से केस स्टेबल हैं, तो मान लीजिए कि शायद मई एंड तक हमारे, आप देखें ना उसमें इम्पैक्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ फिजिशियन मीट कर रहा था कि अभी क्या परिस्थिति है, एक्चुअल रियल लाइफ में क्या परिस्थिति है। तो उनका ये कहना है कि अभी उनका इम्पैक्ट आया है, उनकी ओपीडी कम हुई है पहले से। आज से यस, 10-15 यस। दिन पहले जो ओपीडी में पेशेंट्स आते थे सर्दी, खांसी, बुखार के, जिसमें से काफी सारे कोविड पॉजिटिव निकलते थे, वो जी। थोड़े कम हुए हैं। टेस्टिंग वाली लैब्स के रिपोर्ट से देखें तो वहां पे भी उनका जो पेशेंट का प्रेशर था वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जी। हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी इतनी कम नहीं हुई क्योंकि एक बार अगर जो लास्ट हफ्ते जो मरीज दाखिल हुए थे वो कम से कम 10-15 दिन अगर रहने वाले हैं तो उनको हॉस्पिटल खाली होते होते और 10-15 दिन लग जाएंगे आज से। राइट। जी। बिकॉज जो जो कल परसों एडमिट हुए थे दे विल स्टे फॉर अनदर 10 डेज और 12 डेज वॉट एवर। तो दस जी। 10-15 दिन के बाद हमको परिस्थिति बहुत क्लियर होगी कि अगर अस्पताल में भी पेशेंट कम हो रहे हैं और ओपीडी में जो पेशेंट कम हुए वो सिलसिला जारी रहता है। तो दोनों वो जो होगा तो वो अगर हम हमें देखना मिलेगा तो पता चलेगा कि मई एंड तक परिस्थिति थोड़ी बहुत काबू में आई है जो पहले परिस्थिति थी। जी। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है कि ये जो लॉकडाउन जो है उसकी भी थोड़ी शायद इम्पैक्ट आ रही होगी, दुकानें बंद है, ऑफिस में लोग कम आ रहे, ट्रैवलिंग कम हो रहा है, तो उसका भी कहीं हमें उसकी असर देखने को मिल रही है। अगर अब रहा सवाल कि अगर सपोज अगर अगर ये खत्म होता है तो हुँ। ये हमें ये करना पड़ेगा कि वी देन स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट शुड बी डूइंग इन द नेक्स्ट फेज। तो अगर नेक्स्ट फेज अगर मूवमेंट चालू कर देते, बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, और साथ में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आएगा कि हम नेक्स्ट वायरस का वेरिएशन कब आएगा। हुँ। तो वायरस को और लोग इन्फेक्शन करें तो हुँ। नेक्स्ट फेज में टेक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, लेकिन हो सकता है महीने में भी आ सकती जैसे इसमें आई कि हुँ। नवंबर में थे, पीक था हमारा दिवाली आजू बाजू क्योंकि हम बहुत घूमे थे, तो दिवाली में जी। पीक आया था, दिवाली के बाद पीक आया अप्रैल में। हुँ। अगली दिवाली तक भी वो पॉसिबिलिटी रह सकती है कि अगर हम हमारी दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट होगा कि वैक्सीनेशन कितने को मिलता है, कितना उसका व्याप कितना बढ़ता है कि लोग, जैसे क्या हो रहा है प्रॉब्लम जो फर्स्ट वेव में नहीं, इस बार रूरल हुँ। एरिया भी इन्वॉल्व है। यस। तो छोटे छोटे जो जो टाउन है और रूरल एरियाज है वहां पे डायग्नोसिस पूरा नहीं हो रहा है, ट्रीट हो रही है, अभी भी रूरल एरियाज हैं, तो वहां पे कैसे जी। वो डिजीज बिहेव करती है वो भी देखने को रहेगा कि हमारे आगे हुँ। डिजीज कैसे दिखेगी। हुँ।
बिल्कुल सही बात है और हमारे व्यूअर्स भी लगातार इसी बात का समर्थन कर रहे हैं जो आप बात बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है वेरी ट्रू सर, सुपर आप जो बातें बता रहे हैं बहुत सुंदर एडवाइस। योगेश सोलंकी ने लिखा है, अनिल ध्यानी जी ने लिखा है ऑल्सो वैक्सीनेशन ड्राइव शुड बी डन फास्ट। वेरी ट्रू, ये बहुत सही बात है। वैक्सीन हमें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी होगी और इस वैक्सीनेशन ड्राइव को हम जितना जल्दी बढ़ाएंगे शायद थर्ड वेव की आशंका उतनी कम होगी। लेकिन सर मेरे मन में यहाँ सवाल आ रहा है कि अगर वेरिएंट आता है, जैसे कोरोना अगर अपना कोई स्वरूप बदलता है, तो क्या ये वैक्सीन उतनी पावरफुल साबित होगी या फिर जिनको कोरोना हो चुका है, जिनके पास खुद की इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, क्या वो काम आएंगे या वेरिएंट अगर बदल जाता है तो हम फिर से उतनी ही मात्रा में इन्फेक्ट हो सकते हैं? ये कहना पॉइंट पे मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि उसमें क्या होती है, एक तो जनरल तो हमें कोरोना के सामने एक इम्यूनिटी आई है, फिर जी कोरोना के वे में जैसे इट मे नॉट परसेंट इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट, ऐसा भी नहीं है कि हम टोटली अनइम्यून है। वेदर वैक्सीन है हमको मिली है या हमें बीमारी हुई है, कुछ इम्यूनिटी पास है, चाहे हमें वो बीमारी ना रोके, हमें दूसरी बार अगर हो गया तो दूसरी बार हो सकता है या वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो भी वैक्सीन हमें मिल रही है, खास करके कोवैक्सीन के बारे में उन्होंने तो कहा ही है, कोविशील्ड वाले भी हैं, और जो नई वैक्सीन आ रही है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। आ सकती है, जाइडस की आएगी या स्पुतनिक आएगी, रशिया की वैक्सीन आएगी या फाइजर की कोई वैक्सीन आती है, तो वो कितने कारगर हो गए वो अभी एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि जैसे दो तैयारी आपने बताया कि हम क्या तैयारी करेंगे, एक गवर्नमेंट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की तैयारी बोली, एक दूसरा एक रिसर्च कंपोनेंट होता है कि जहां पे जो लोग पॉजिटिव आते हैं तो कौन से वेरिएंट से पॉजिटिव आए, वो एक रिसर्च चलती रहती है, जो अभी मात्रा कम है उसकी अगर मात्रा बढ़ाई जाए तो हमें पता चलेगा कि वैक्सीनेटेड वाले में कौन सा वेरिएंट इन्फेक्ट कर रहा है, नॉन वैक्सीनेटेड को कौन सा कर रहा है, दूसरा कोविड हो रहा है उनको कौन से वेरिएंट से हो रहा है, तो थोड़ी जानकारी ज्यादा मिल सकती है हमें, तो वी विल बी स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड। लेकिन ये रहेगा कि एटलीस्ट वैक्सीन हमें वेंटिलेटर या आईसीयू जाने से बचाएगा, ये हमारी अपेक्षा है। चाहे हमें कोविड से ना बचा पाए, कोविड दूसरी बार हो जाए तो हम शायद होम क्वारंटाइन से ही ठीक हो जाए, या बहुत बहुत तो हमें शायद 2-4% को हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़े, लेकिन होपफुली ये आशा है हमें ये आईसीयू और वेंटिलेटर पे जाने से डेफिनेटली हमारी डिजीज और हमारी वैक्सीन हमें बचाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। जी, और सर एक्सपर्ट जो हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्या थर्ड वेव में इससे कोई फायदा होगा अगर ऐसा कोई रिसर्च होता है तो? पहले तो जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है कि इट्स अ वेरी एडवांस वे कि उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जैसे हम हर ह्यूमन बीइंग का खुद का एक जेनेटिक मेकअप होता है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, जिसमें हमारा लुक से लेके कैरेक्टरिस्टिक से डिजीज की ससेप्टिबिलिटी से बहुत सारी चीजें वो जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड। तो वायरस का भी जेनेटिक मेकअप बनने से जो वेरिएशन बनता है, क्योंकि वायरस क्या होता है, वो जो इसको इन्फेक्ट करता है वहां से मटेरियल लेके फिर मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव तो हर चौथे बार व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगा, उसमें थोड़ा बदलाव आता है। तो वेरिएंट्स आर इनन्यूमरेबल, 1000 वेरिएंट है वायरस के आज की तारीख में, तो वो एक बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ से आया, तो जैसे हमें वायरस कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, जैसे दिल्ली में जो वेरिएंट मिला, फिर मेरे को वो राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान से गुजरात में मिलेगा, गुजरात से मेरे को महाराष्ट्र में मिलेगा, फिर कर्नाटक में मिलेगा, तो मेरे को आइडिया आता है कि वायरस यहाँ से स्प्रेड हो रहा है। तो मेरे को अगर ब्लॉक करना है तो मे बी आई विल स्टॉप ट्रैवल बिटवीन दिल्ली एंड राजस्थान और राजस्थान एंड गुजरात फॉर 15 डेज, कि भाई हम को राजस्थान से वायरस को गुजरात में नहीं आने देंगे, हम राजस्थान में ही रोक लेंगे, वहां पे इलाज करेंगे। तो ये सब स्टडी करने के लिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ से आ रहा है, कौन इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो मेरे को किसने इन्फेक्शन दिया, अगर मेरे को प्रूव करना है कि मेरे को एक्स जगह से इन्फेक्शन लगा, तो अगर दोनों में वेरिएंट जीनोमिक सीक्वेंस सेम हो तो मैं बोल सकता हूँ देखो ये प्रूव होता है कि मेरे को यही जीनोम सीक्वेंस वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो मेरे को यहीं से इन्फेक्शन लगा होगा। तो वो सब ट्रेसिंग के लिए जो होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम, तो वो जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एडवाइस। तो दे आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। हमें अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी टीवी डिबेट्स में पीपल आर गोइंग टू अननेसेसरी डिटेल्स कि ये मेरे को दी 1.617 से हुआ कि मेरे को 1.117 से हुआ, वो आपके जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट हेल्थ सब सिस्टम टू प्लान
इट इज हुँ, नॉट फॉर अ इंडिविजुअल डॉक्टर ऑल्सो टू डिसाइड कि तुमको कौन से वेरिएंट हुआ। वेरी जी। रेयरली होगा कि ये बीमारी ये दवाई से अच्छी होती है। यहाँ तक हम डॉक्टर को बताएंगे अगर ये वेरिएंट का आपको सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप ये दवाई यूज करिए, उससे ज्यादा असरकारक होती है। टू दैट एक्सटेंट यस, बट नॉट मोर देन दैट। जी। और सर, सबसे बड़ी बात, ये तो सारी सरकार की तैयारियां हैं और सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम क्या कर सकते हैं? हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए कि हम सेकंड वेव से बहुत अच्छे से पार पा लें और साथ ही थर्ड वेव में हम कभी जाए ही नहीं। हमें यानी एज़ अ पीपल, एज़ अ सिटिज़न हमें क्या करना होगा सर? ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन इसलिए है क्योंकि एक तरफ हमें ये भी देखना है कि हमें संक्रमित नहीं होना है, दूसरी जी, तरफ ये भी बोलना है कि हम कितने दिन घर बैठे रहेंगे, कितने दिन स्कूल बंद रखेंगे, कितने दिन ऑफिस बंद रखेंगे, कितने दिन बाजार बंद रखेंगे। लॉजिकल जी। आंसर मेरे मेरे लिए कहना बहुत इजी है कि आप और 6 महीने घर बैठो, हुँ, कि आप 6 महीने और घर से मत निकलो, तो वो मेरे लिए कहना आसान है। वो इम्प्लीमेंट करना वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना जी। कहीं हमें ये दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी कि हम कैसे सेफली वर्क करें। वो एक नया हुँ, कल्चर सीखना पड़ेगा हमें कि वर्किंग सेफली और टू स्कूल सेफली और गोइंग टू कॉलेज सेफली। तो अगर हम आराम से अगर वो हम सीखे कि भाई हम मास्क पहन के डिस्टेंस रख के हम हाउ डू वी मैनेज आवर लाइव्स, वेदर इट इज हुँ, गोइंग टू स्कूल और कॉलेजेस और वर्क और शॉप्स, हुँ, तो हमें कहीं एक नई डिसिप्लिन डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, दुकान में 4 लोग दिख रहे हैं तो बाहर 10 मिनट वेट कर लीजिए, 2 लोग निकलेंगे फिर जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जी। हमारे बिहेवियर का पार्ट करना पड़ेगा और हुँ, हमारा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मास्क पहनना बहुत ही रूटीन हो जाएगा फॉर एटलीस्ट सम टाइम। नियर फ्यूचर में मास्क निकलेगा ऐसी कोई गुंजाइश लगती नहीं है मुझे। तो मास्क जी। पहनना रूटीन हो जाएगा। तो ऑल हुँ, दीज थिंग्स आर, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये जी। जैसे कि अगर हम केसेस कम होते हैं देन वी विल एक्सप्लोर स्लोली कि जैसे जिसको कम रिस्क होगा तो उसको हम अलाउ करेंगे। जैसे बड़े बच्चे हैं तो कॉलेज, जैसे सेकंड वेव में बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए तब तो स्कूल खोलने की हिम्मत ही नहीं होगी किसी की, क्योंकि हुँ, बच्चे को इन्फेक्शन जो फर्स्ट वेव में नहीं देखने को मिला, सेकंड वेव में जी। बच्चे भी इन्फेक्ट होने लगे। तो अभी स्कूल खोलना इज नॉट गोइंग टू बी इजी डिसीजन। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट पे होती है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। एज अ सोसाइटी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा कि ये हमारे लिए क्या सही है, क्या वी शुड जी, स्टार्ट और नॉट। इट शुड बी दैट मीन्स हम स्टेक होल्डर है एज पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, सभी स्टेक होल्डर, तो सबको साथ बैठ के वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना करेंगे। अब मान लीजिए कि सपोज मैं कहूंगा कि आधे आधे बच्चे स्कूल आएंगे, ऑल्टरनेट डे आएंगे और टीचर 2 बार पढ़ाएगी, विल द पेरेंट्स एग्री फॉर डबल फीस? मैं तो पेशेंट को कॉस्टली हो जाएगा। तो वी हैव टू एग्री के इफ यू हैव वांट टू हैव सेफ्टी देन इट विल कम एट अ कॉस्ट। ये टीचर को 2 बार क्लास लेनी है, हम 50 की बैच है तो हम 25-25 बच्चों को ही बुलाएंगे, टीचर 2 बार पढ़ाएगी, जी। राइट? सो then that comes at a cost, so then it has to be a collective decision। on one hand we are saying कि अगर स्कूल भी नहीं होनी चाहिए, बट स्कूल है जी। सम फिक्स। हम तो हमको हम सामने वाले का नजरिया भी सोचना पड़ेगा। हर एक चीज में हमें दोनों नजरिया, हमारे खुद का नजरिया एक है, लेकिन सामने वाले जो सर्विस प्रोवाइड नजरिया सोचना पड़ेगा कि वो कैसे जिएगा। हुँ, हाँ भाई, मैं तो माना मैं नहीं देने वाला, कि मैं क्यों दूं, मेरे को ये सर्विस नहीं मिली, हाउ विल दैट पर्सन सर्वाइव। जैसे जी। आज हम अगर रेस्टोरेंट बंद हो गए, डाइनिंग बंद हो गया, सब वेटर को उसने नौकरी से निकाल दिया, तो हाउ विल दे। तो हुँ, वो भी एक हमें हर जगह सीखना पड़ेगा। ये तो भी आपने जब टेक अवे अलाउ करेंगे तो कुक की नौकरी तो बच गई, लेकिन हुँ, हम डाइनिंग नहीं अलाउ करेंगे तो वेटर की नौकरी चली गई। तो जी। एस्पेक्ट्स वील हैव टू कंसीडर कि इकोनॉमी को चालू है, हुँ, तो हाउ डू वी बैलेंस द बोथ, कि अगर कर सकते हैं 50% टेबल से यूज कर सकते हैं, वेटर्स मास्क पहनेंगे, 100 करके चले जाएगा, फिर हम कस्टमर मास्क नहीं खोलेगा, तो एक नया बिहेवियर, नया कल्चर एक हमें इवॉल्व करना फॉर सम टाइम टिल अंडरस्टैंड एंड लर्न टू लिव। या तो फिर वायरस इतना कम हो जाएगा या तो नॉट इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि देन इट विल नॉट मैटर, इतना प्रिकॉशन जरूरत शायद नहीं पड़ेगी उसके बाद, मे बी जी, आफ्टर सम बिल्कुल। टाइम। जी, बिहेवियर बदलना होगा हमें और कोविड बिहेवियर अपनाना होगा। बहुत वक़्त से एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं कि हमें अपने रूटीन में अब बदलाव लाना ही होगा। मास्क तो अब कपड़ों के साथ-साथ उतना ही ज़रूरी हो ही गया है। साथ ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे एस्पेक्ट
सर ने बताया कि आपको सामने वाले का सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये भारत देश है। यहाँ भारत देश हमेशा संस्कृति के नाम पर जाना जाता है और हमारी संस्कृति एकता की संस्कृति है। ऐसे में हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रोफेशन को हमें ध्यान में रखकर आगे निर्णय लेना होगा और महामारी से बचना होगा, साथ में मिलजुल कर। सर, बहुत अच्छे संदेश आपने दिए हैं। एंड नोट पर अगर हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहें। मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शक मित्रों को ये शेयर करना है कि दीज आर वेरी डिप्रेसिंग टाइम्स, कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि इसका कोई एंड ही नहीं है। जहां भी देखो कुछ ना कुछ, किसी ना कोई पहचान वाला बीमार अस्पताल में है, किसी का डेथ हो चुकी है पहचान में, कहीं ना कोई रिश्तेदार में, दोस्त में, फैमिली में, कहीं ना कहीं हमें सुनाई दे रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमें हमारा मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड स्ट्रांग रखना है कि जो अच्छी चीज या बुरी चीज होती है वो कभी परमानेंट नहीं होती। तो एटलीस्ट कीप अ पॉजिटिव, ट्राई टू रिमेन एज पॉजिटिव एज पॉसिबल इन द सर्कमस्टेंसेस एंड ट्राई टू सी दैट वी कम आउट ऑफ दिस विदाउट एनी मेंटल ट्रॉमा। ये है इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे बहुत लोग सफर कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन हम उनको कैसे मदद कर सकें, सो दैट अगर हम मदद नहीं करेंगे तो शायद कल हमें जरूरत पड़े तो वो हमारी कोई मदद कर पाए। तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट करना है, फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, गिव देम मेंटल सपोर्ट। चाहे फिजिकली मिल ना पाए, लेकिन जो भी बात करके उनको थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर सके तो वो थोड़ा दिन हेल्प करे, जिसके लिए पॉसिबल है पैसे, तो एटलीस्ट हेल्प देम आउट इन द क्राइसिस के बिना दिन महीना है। तो ये अगर हो जाता है तो इट इज बी बेटर दैट वी विल ऑल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग। वी होप कि और लोगों बीमार ना हो और लोग की मृत्यु ना हो, ये हम प्रार्थना करते हैं, हम कोशिश भी करेंगे, बट ये अल्टीमेटली हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को कितना बचाते हैं। तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जी सर, लॉकडाउन पर आपके क्या व्यूज है? जो आंशिक लॉकडाउन गुजरात में लगा हुआ है, क्या उसे थोड़े दिन और हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि इसे हटा देना चाहिए? क्योंकि व्यापारी लगातार कह रहे हैं कि हमें दिक्कतें आ रही है, इस लॉकडाउन को हटाइए या तो पूरा लॉकडाउन लगाइए। हम उसके लॉकडाउन के पीछे एक्चुअली फिलॉसफी अगर समझे ना तो देन इट बिकम्स इजियर। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट को इतना लगता है, ये हम करते हैं कि व्हाट, ये जो क्या हम अचीव कर रहे हैं, हम लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हो सके विदाउट के अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी एंड बिजनेस टू सम एक्सटेंट। या तो हम ये प्रायोरिटाइज किया कि भाई इसके बिना नहीं चलेगा लोगों का, तो वो खुला, इसके बिना चल सकता है तो उसको बंद करो। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट कम कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट कम करेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा। हमें सोचना है अगर हम 100% अगर हमने मास्क यूज किए होते तो उनकी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि सेकंड वेव भी नहीं आता। तो अगर सबने अगर अच्छे से मास्क यूज किया होता, सोशल डिस्टेंसिंग किया होता, इलेक्शन में ध्यान रखा होता, हर जगह पे जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है हमने अवॉइड की होती, शादी भीड़ में अवॉइड की होती। इवन आजकल मैं कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस वाले फ्रेंड शॉपकीपर्स बोल रहे हैं कि हमारे शॉप्स खोलने दो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन थियरी, पर सवाल ये है कि आप कैन यू गारंटी कि आपकी दुकान में एक साथ में एक ही आदमी आएगा या दो ही आदमी होंगे? आपकी बड़ी दुकान है तो कि हम 5 से ज्यादा नहीं आएंगे, बाद से आएंगे तो हमको बाहर बिठाएंगे, कुर्सियां रखेंगे, जैसे रेस्टोरेंट में वेटिंग होता है कि भाई अंदर का कस्टमर, अच्छा कोई लेडी साड़ियां लेने गई 1 घंटे तक साड़ियां देख रही है, तो बाहर कस्टमर दूसरा उसका 1 घंटे लिए वेट करेगा। तो दीज आर नॉट, बोलना बहुत आसान है कि हम करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, बट प्रैक्टिकली फील नहीं होता है, बिकॉज देयर ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रेशर। अगर मैं कस्टमर हूं, मैं बोलूंगा मैं क्यों घंटा भर बाहर बैठूं, मैं कोई और दुकान में जाता हूं, तो ही आल्सो डजंट वांट टू लूज दैट कस्टमर। तो एक प्रैक्टिकलिटी है ये। तो लॉकडाउन का खुद का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये है कि हमको प्रोबेबिलिटी कम करनी है, इसलिए क्यों 8 बजे रखा कि 9 से 6 की ऑफिस तो चल सकती है, जो हमको जितनी मिनिमम है, विच इज अ मस्ट। अच्छा, दवाई की दुकान, अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि मस्ट क्या है। अब मैं मेरे खुद का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी कार की बैटरी डाउन है, बैटरी की दुकान बंद है 5 दिन से, मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। फॉर मी बैटरी शॉप वाज एन एसेंशियल आइटम। राइट। अगर हम अपने नजरिए से देखें तो हर चीज एसेंशियल है, लेकिन मैं और I do without my car, I can use something else. I will use my scooter or I will use a rickshaw. Can I live without 5 days with a car? If I accept that, then I don't have a problem. But if I don't accept that, तो फिर मैं तो चिल्ला रहा हूँ कि देखो यार मेरी गाड़ी डाउन है, मैं क्या कैसे जाऊंगा? For everything is important, but at the same time we will have to consider के इतना हमें बैलेंस करना है कि ये हमारे लिए, इसके बिना, दवाई के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता है, या ग्रोसरी के बिना नहीं चल सकता। लेकिन अच्छा, व्हाट इज द बेटर वे टू अवॉइड अ लॉकडाउन इज
ग्रोसरी हर रोज एक एक चीज खत्म होती है तो रोज लेने क्यों निकलते हो? हम्म। पूरा लिस्ट बना के हफ्ते 10 दिन में एक बार निकलो तो इतनी भीड़ कम हो जाएगी दुकान में, जी। रास्ते पे। एंड यू आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी बार दुकान में जा रहे हो आपको संक्रमण का रिस्क हो रहा है। आपका खुद का रिस्क कम करने के लिए आप 10 दिन में एक बार निकलो या हफ्ते में एक बार निकलो, पूरा लिस्ट बना के एक ही बार, रादर देन कि आज शक्कर खत्म हो गई, शक्कर लेने गए, कल तेल खत्म हो गया, फिर से कल। तो पहले एंटीसिपेट करो कि पूरे हफ्ते में क्या खत्म होने वाला है, तो वो सब साथ में जी। लेके आओ। तो दैट इज गोइंग टू बी मच मोर रीजनेबल थिंग टू डू। अगर हम ऐसा कर सके तो फिर लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जी, एक कलेक्टिव एफर्ट सबको मिलकर दिखाना होगा, हम जी। सबको, तभी शायद इस महामारी से जल्द हम बाहर निकल बच्चों को कैसे बचाएँ थर्ड वेव से? क्योंकि थर्ड वेव में बच्चों के इन्फेक्ट होने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी चिंतित है। वो बहुत एक मुश्किल सवाल इसलिए है कि बच्चों में उनको समझाना, एक हुँ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चाइल्ड से एक्सपेक्ट करना वो एक मुश्किल है। दूसरा जी। क्या होता है कि इसमें एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हुँ। पहले तो क्या था, अगर बच्चा पूरे 5-6 घंटे स्कूल जा रहा है, फिर कोई बच्चे ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हैं, कोई और क्लासेस में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी जी। अगर बच्चों को आपको क्या रिकमेंडेशन इज के बच्चों को घर रखो, हुँ। उनको बाहर मत निकलने दो, उनके लिए मास्क कंपलसरी है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है, आपको घर में बच्चों को भी मास्क पहना के रखना है। तो दैट बिकम इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे तो आपको मास्क निकालना पड़ेगा, या तो आप अलग राइट। अलग खाना खाएं। तो इट इज गोइंग टू कम एट अ ह्यूज साइकोलॉजिकल कॉस्ट, और हुँ। सोशल कॉस्ट पे होता है, प्रेशर बहुत फैमिली पे लगता है कि हु आर दी द प्रॉब्लम इज के उनको घर में रखना मुश्किल है। स्पेशली अभी आजकल न्यूक्लियर फैमिली है कि हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा या 2 बच्चे, तो उनको घर में रखना, उनको एंटरटेन रखना, उनको एंगेज रखना। नहीं तो फिर वही बात हो जाती है कि पूरा दिन उनके हाथ में मोबाइल रख दिया, मोबाइल गेम्स खेल रहे, वीडियो गेम्स खेल रहे, टीवी देख रहे, कार्टून देख रहे। तो देयर सोशलाइजिंग एंड डेवलपमेंट को बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इट्स अ वेरी जी। बिग चैलेंज कि ये हम नेक्स्ट डेज में क्या करेंगे। बट देन द पेरेंट्स विल हैव टू फाइंड आउट अ वे कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ to behave as other children and give them that experience of being with other children। तो बहुत मुश्किल समय आएगा वो मेरे हिसाब से। जो अगर कर सकते हैं वो अवॉइड करें ना। इसमें मेरा ये जी। कहना है कि इसमें तो ये क्या, मैं तो बहाना ढूंढ रहा हूँ घर से बाहर निकलने का। ये नहीं है कि हुँ। चीज मेरे घर में खत्म हो गई है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ और खा जी। सकता हूँ। मेरे घर में एक्स दाल खत्म हो गई है तो मैं वाई दाल खा सकता हूँ, बट देन आई यूज इट एज एन एक्सक्यूज कि चलो बाहर जी। जाएंगे, ये एक चीज लेनी है तो आधा घंटा कोई चक्कर मार के आएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, मैं बाहर जाके आता हूँ। तो वो अवॉइड करने की बात करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% लोग को ये करना है, जिसको जाना पड़ेगा वो रोज जाएगा, एटलीस्ट वही रोज जी। जाएगा। ये जो हुँ। हफ्ते में एक बार या 2 बार जा सकता है, एटलीस्ट वो तो अवॉइड करे, बाहर निकलना जी। अननेसेसरी अवॉइड करना। जी, जी। यहाँ मैं भी एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। हमारी जो फ़ील्ड टीम होती है, उन्होंने आज ही मुझे बताया कि दुकान के अंदर, दुकान के शटर बाहर से बंद होते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं होता है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बोले क्या खरीदना है? साड़ियाँ खरीदना है। बोले क्या अर्जेंसी क्या है? तो उन्होंने कहा कि साड़ियाँ इसलिए खरीदनी है कि हमें एक फंक्शन में जाना है, एक लेडी मर गई है, लेकिन वहाँ ये सब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंडियन बिहेवियर है कि बहुत छोटी-छोटी बातें भी हमें इम्पोर्टेंट लगती है। जैसे सर ने कहा कि कार की बैटरी के बिना क्या 5 दिन चल सकता है? तो अगर हम किसी भी फंक्शन में साड़ियाँ नहीं देने वाले हैं, तो क्या चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। अगर हम सोचे चलाने की, तो बिल्कुल चल सकता है। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जब तक नहीं अपनाएँगे, शायद थर्ड वेव भी ऐसे ही हमें इन्फेक्ट कर सकता है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट बातें आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं रोज़-रोज़ कहती हूँ कि वीएनएम के साथ जुड़े रहिए। यहाँ वो बातें होती हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हो, और सीधे आपके लिए हम कंसर्न दिखाते हैं, क्योंकि पूरा वडोदरा शहर, पूरा गुजरात, पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में मिलजुल कर एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमें बाहर आना ही होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, और बेल आइकन प्रेस करना है आपको, ताकि वीएनएम का हर अपडेट जब भी हम आपके लिए कुछ लेकर आए तो आप तक फौरन वो पहुंच सके। साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बातें हर एक के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, वीएनएम का वेबसाइट है, वहाँ भी विज़िट कीजिए और जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।